तुम्हारा और मेरा समय दोनों खराब करवा रहे हैं। ये जो चंद मुट्ठी में लोग वहां खड़े हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैठो, ये यहाँ वाले बैठो, बैठो, तभी बात होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छे। 15-20 मिनट हिम्मत है, गर्मी तो नहीं लग रही है? तुम्हारे खून का उबाल ठंडा तो नहीं हो गया है? आधा घंटा बैठ जाओगे ना, आधे घंटे में प्यास तो नहीं लगेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। देखो, मुझे मीडिया के साथियों ने कहा कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरी उम्मीद से कम लोग आए और ये ग्राउंड छोटा है, क्योंकि जितने लोग अंदर है इससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। बाहर जाके देखो, यहाँ ये जब अपने भाइयों को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो मीडिया के लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे बताओ? तुमसे लोग नहीं बैठ रहे। अब इधर ध्यान मत देना, मेरी बात सुनो, बस अब गौर करो। उस पे चलना भी है। मैं मध्य प्रदेश आया 2 जनवरी को, ओबीसी महासभा का आंदोलन था। एयरपोर्ट पे जैसे हमारे लोग स्वागत में खड़े होते हैं, पुलिस के लोग खड़े थे। ताली वाली मत बजाओ, सुनो सिर्फ कि कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं। हमारे नेतागण भी सुने, माला लेके खड़े थे स्वागत में। मैंने सोचा हमारे लोग होंगे, मैंने कहा धन्यवाद, तो मुझसे कहने लगे गाड़ी आ रही है, जरा इधर लॉज में, तब तक आप बैठ जाओ। मैंने भरोसा किया, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग सब पे भरोसा करते हैं। भरोसा किया, उनके कहे से बैठ गया, तो मुझे महसूस हुआ कि ये हमारे लोग नहीं है। बाद में पता चला कि वो पुलिस के लोग थे। उन्होंने मुझे 12 घंटे डिटेन रखा एयरपोर्ट पे। मैंने उसी दिन ये तय कर लिया था कि जब अब की बार मैं भोपाल आऊंगा तो अपने साथ अपने इतने भाइयों को लेके आऊंगा कि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी मुझे डिटेन करने की। 1 साल के बाद वो दिन आया है। मैं आपको सामाजिक न्याय यात्रा की बधाई देता हूं। मैं आपके प्यार की, आपके विश्वास की, आपके संघर्ष की दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन अगर मेरा दर्द आप नहीं सुनोगे और उस पर अमल नहीं करोगे तो मेरे जैसे 1 लाख चंद्रशेखर पैदा होकर काम करे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ताली बजाना छोड़ के मेरे सीधे साधे बहुले बाले बहुजन समाज के लोगों, मेरे दर्द को सुनो। आपका अपना खून आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या मेरा दर्द आपका दर्द नहीं है क्या? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द आपका दर्द नहीं है क्या? फूले, साहू, पेरियार, बिरसा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्नाथ कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई, मां उदादेव पासी, मां रमाबाई, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख,
मान्यवर दीना माना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब का दर्द आपका दर्द है या नहीं है बताओ? क्या उनके अधूरे सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है बताओ? आने वाली पीढ़ी आपको क्यों याद रखे? इस बात के लिए कि आप गुलामी को सहते मरे, या इस बात के लिए कि आप गुलामी के खिलाफ लड़े? क्यों याद रखे बताओ? गुलामी के खिलाफ। तो फिर समझो और सुनो, एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1857 में, जो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी, मेरठ से शुरू हुई। इतिहास में बार बार हमें चंद लोग ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में इन वर्गों का कोई योगदान नहीं है, हमारे योगदान को नकारते हैं। इतिहास सुनो, आजादी की लड़ाई 1857 जो 10 मई को शुरू हुई मेरठ से, उसके नायक कौन थे? माता दीन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। 1804 उदय्या चमार चोरा चोरी का जो कांड हुआ, उसका इतिहास पढ़ो। जिनको सबसे पहले फांसी हुई भारत में, अगर पढ़ना है तो तिलकाराम मांझी पढ़ो, पढ़ना है तो उदयदेव फांसी पढ़ो, पढ़ना है तो टीपू सुल्तान पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो चमार रेजिमेंट पढ़ो अगर तुम्हें इतिहास पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जर्मनी तक की फोर्स को बर्मा में धूल चटाई और गॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया, जब अंग्रेजों ने जातिगत रेजिमेंट बनाई तो चमार रेजिमेंट ने गॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और जर्मनी की सेना को जवाब दिया। भक्की पड़वा दी उन लोगों को, फिर वो वापस जीत के आए। जब आए तो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज खड़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा, हमारे समर्पण को जानना चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा कि चमार रेजिमेंट को लड़ना पड़ेगा आजाद हिंद फौज के खिलाफ। तो हमारी रेजिमेंट के लोगों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे किसी भी कीमत पे। कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी रेजिमेंट खत्म कर देंगे। रेजिमेंट खत्म करवा ली, अपनी नौकरियां खत्म करवा ली, लेकिन अंग्रेजों के कहे से वो अपने देश के लिए लड़ने वाले आजाद हिंद फौज के खिलाफ नहीं लड़े। ये हमारा इतिहास है। ये लोग रोज बात करते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पर जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ रेजिमेंट, उन्हें बनाओ जाति की रेजिमेंट। क्या तो जाति की रेजिमेंट खत्म करो सारी, या फिर बनाओ और देखो जो हो बहुजन होगा। बनाओ गुजर रेजिमेंट, बनाओ यादव रेजिमेंट, बनाओ लोधी रेजिमेंट, बनाओ चमार रेजिमेंट, बनाओ कुशवा रेजिमेंट। और देखो हमारा जोर कि हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उधम सिंह की तरह अपने खून का एक एक कतरा अपने देश की मिट्टी के लिए अगर कुर्बान ना करते तब कहना। अपने मुल्क के लिए हमने क्या नहीं सहा? हमने लाठियां खाई, हमने जातिगत अपमान सहा, हमने अन्याय सहा, हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, हमारे बड़ों की पगड़ी उछा ली गई, हमें अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या नहीं था हमने अपने देश में? आज भी आजाद भारत में हम अधिकारों की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हो। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, आप धर्म की बात करो। लेकिन आजादी के इतने दिन बाद अगर इतने बड़े वर्गों के अधिकारों की बात नहीं करोगे तो अब ये देश में नहीं चलेगा। ये बताने के लिए हम लोग भोपाल में आज
जिन्हें इतिहास जानने का शौक हो और जो इतिहास को चुराना चाहते हो वो इतिहास को पढ़ो। क्या जानते हो प्रतिहार के बारे में? क्या जानते हो सम्राट वीर भोज गुजर के बारे में? क्या जानते हो? तुम्हें नहीं पता इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखा तुम्हारे लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं साथियों का जिन्होंने पिछला आंदोलन किया, मेरे लोगों को भरे मंचों से गालियां दी, अपमानित किया, हमारे अधिकारों के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाए। मैं उनसे अपील करूंगा, भाइयों आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र की मंगल कामना करता हूं। एक दो बार और हो और बड़े पैमाने पर आके आंदोलन करो, जिससे मेरा टूटा फूटा है बहुजन समाज एकजुट हो जाए। तुमने एक आवाज लगाई, आज ये मंच देखो, आज ये मंच देखो। तुमने एक बार हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन किया, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप पुनः आके करो मेरे भाइयों, आप दीर्घायु हो, आपके लिए मंगल कामनाएं। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था वो आपने करके दिखाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने आपको एक आजादी के बारे में बताया, और भी इतिहास है उस आजादी का। दूसरी आजादी तब मिली जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले। आजाद तो देश 1947 में हुआ, लेकिन असली आजादी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली। अगर हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो वो 26 जनवरी 1950 है। दूसरी आजादी मिली, लेकिन आजादी अभी साथियों अधूरी है। मेरी बात पे गौर करो कि जब देश आजाद हुआ, अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। आजादी से पहले गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में अति पिछड़ों, जिनको आज के अति पिछड़े कहते हैं, जिसको आज के अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी में सूत्र कहा गया, अतिसूत्र कहा गया। उनको पढ़ने तक के अधिकार नहीं थे। वो आजादी जो मिली, उसका फल तब मिलेगा इस समाज को जब ये समाज राजनीतिक हैसियत बना के और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू इस देश में कराएगा। जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, उसी दिन असली आजादी हम लोगों को मिलेगी। और याद करो बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात जो उन्होंने मुझसे, आपसे, हम सब लोगों से कही कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अपमान और आपके मेरे जैसे 4 बच्चों की कुर्बानी देके बाबा साहब अम्बेडकर उस कारवां को यहां तक लेके आ पाए। उन्होंने अपील की मुझसे और आपसे कि इस कारवां को पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मैंने बहुत अपमान सहा है, आज कारवां पीछे जा रहा है। समाज की निगाह है आप योद्धाओं पे, जो इस मंच पे बैठे और जो वहां बैठे हैं। मैं जितना सम्मान इनका करता हूं, उतना आपका भी करता हूं, उसका भी करता हूं जो वहां दीवार पे खड़ा है, जो वहां गाड़ी पे बैठा है, मैं उसका भी इतना सम्मान करता हूं। वो बात बाबा साहब ने उन लोगों से, सब लोगों से कही जिनके ऊपर उम्मीद थी। आज नौजवान साथियों के साथ हमारी माताएं बहनें धूप में बड़ी मेहनत से बैठी हुई हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी जो महिला नेता इस मंच पर बैठी हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आज जिस महिला को कमजोर कहा जाता था, इस संविधान की बदौलत वो समाज की बेटी आज नेतृत्व करने लगी है। मैं धन्यवाद देता हूं।
मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चियों को, लक्ष्मी को और एक जो दूसरी बच्ची थी वो बामनिया, खुशी, और वो छोटा बच्चा। धन्यवाद करता हूं यहाँ के प्रशासन के लोगों का, यहाँ के पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों का। पिछला मुकाबला मुख्यमंत्री जी से था, इस बार आपके सम्मान में कह रहा हूं, एक व्यवस्था नहीं की आपने, अपने रिश्तेदारों के लिए 3000 की फोर्स लगा कर व्यवस्था कराते हो। और हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था कराते हो। मेरे लोगों के पैरों से गाड़ियां चढ़ी, एक व्यवस्था नहीं करी। हमारे टैक्स के पैसे में तनख्वाह लेते हो, एजेंटगिरी सरकार की करते हो। चिंता मत करो, करो नौकरी, होगा आपसे आमना सामना। भारतीय संविधान हर कमजोर को ताकत देता है। मैं बदला लेने में नहीं, बदलाव करने में भरोसा रखता हूं। जिनके लिए आज व्यवस्था नहीं की, वो लोग इस अपमान को समझेंगे और वो मेहनत करेंगे और इतनी ताकत बनाएंगे, कल उनको सलाम करना पड़े। आपको याद रखना मेरी बात को। मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं। अब ये लड़ाई तीसरी आजादी की है। कौन सी लड़ाई है? तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हो नहीं लड़ना चाहते हो बताओ। ये लड़ाई बिना एकता के नहीं लड़ी जा सकती है। मध्य प्रदेश में रहने वाले 90% समाज जो बहुजन समाज है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उनके नेताओं को नहीं, उनके समाज को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को जाके जागरूक करना पड़ेगा, तब हम तीसरी लड़ाई की आजादी जीतेंगे। क्या आपको 2 अप्रैल का अन्याय याद है? याद है। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को याद है? अब तो कान से सुनो बेटा, नालायक लोगों का कोई इलाज नहीं है। दोनों हाथ उठा के बताओ 2 अप्रैल का तारीख किन किन को याद है? खून के आंसू रुलाए सरकार ने, खून के आंसू, हजारों लोगों ने जेल काटी, इतने परिवारों ने शहादतें सही, कितने साथियों के बदन पे लाठियों ने खाल उधेड़ ली। हमारा खून बहा मध्य प्रदेश में। 2 अप्रैल के आंदोलन में सरकार के लोगों ने हमारा तमाशा बनाया, हमारा मजाक उड़ाया। हमारे खून पे हंसे सरकार के लोग। यही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। इनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो तो अपनी सरकार